आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आजकल हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, सोशल मीडिया। पर हम ना इसके उस पहलू को देखेंगे जिस पर शायद कम ध्यान जाता है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, खासकर टीनेजर्स, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका जो असर पड़ रहा है। बिल्कुल। और हमारे पास जो रिसर्च है, जो एक्सपर्ट्स की बातें हैं, वो दिखाती हैं कि पिछले एक दशक में कुछ काफ़ी चिंताजनक ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन बदलावों को समझें और ये भी देखें कि इससे निपटा कैसे जा सकता है। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर 2010 के बाद ऐसा क्या हुआ कि किशोरों में ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब मामले अचानक इतने बढ़ गए। चलिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। हाल के सालों में खासकर जेनजी, मतलब जो 1995 के बाद जन्मे हैं, उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आंकड़े भी यही बता रहे हैं। हाँ, आंकड़े तो हैं और काफ़ी चौंकाने वाले हैं। कई बड़े स्टडीज़ हैं, सरकारी सर्वे हैं। जैसे अमेरिका में सीडीसी के आंकड़े दिखाते हैं कि लगभग 2012-13 के आसपास से टीनेजर्स में और खासकर लड़कियों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ हार्म की घटनाएं, मतलब खुद को चोट पहुंचाना, इसमें अचानक बहुत तेजी आई। अच्छा। जी, मतलब हॉस्पिटल एडमिशन के रेट्स देखे ना, तो जो लड़कियां खुद को सीरियस चोट पहुंचाकर भर्ती हुईं, उनकी संख्या कुछ ही सालों में 50 से 150% तक बढ़ गई बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। यही पैटर्न आपको यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब कई डेवलप्ड इंग्लिश स्पीकिंग देशों में करीब करीब एक ही टाइम पर दिखा। तो मतलब कोई ग्लोबल फैक्टर है इसके पीछे? हाँ, इससे यही लगता है कि कोई बड़ा इंटरनेशनल बदलाव है। और जब हम उस टाइम पीरियड को देखते हैं, 2010 से 2015 के बीच, तो टेक्नोलॉजी, मतलब खासकर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का जो एकदम से फैलना हुआ, वो सबसे बड़ा संभावित कारण नजर आता है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का आना नहीं, बल्कि उसका इतनी तेजी से फैल जाना, वो शायद वजह है। पर क्या सिर्फ स्क्रीन टाइम बढ़ गया यही कारण है, या कुछ और भी है इसमें? देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये दो बिल्कुल उल्टी लगने वाली चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज़ है, बच्चों को जो असल दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना। जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन, वो कैसे? ये ट्रेंड ना 80s के दशक से शुरू हुआ। जैसे प्लेग्राउंड्स को एकदम सेफ बनाना, रबड़ की फर्श लगाना, बच्चों को बिना बड़ों की निगरानी के खेलने से रोकना, हर छोटी मोटी खरोच से भी बचाने की कोशिश करना। हाँ, ये तो देखा है। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि बच्चों ने वो छोटे मोटे रिस्क लेना, गिरना, उठना, आपस के छोटे मोटे झगड़े सुलझाना, ये सब सीखा ही नहीं। और इन्हीं चीज़ों से तो रेजिलियंस बनती है, मतलब मुश्किलों से लड़ने की ताकत और रिस्क को समझने की क्षमता। वो एंटी फ्रेजिलिटी वाली बात है ना। हाँ हाँ, कि जैसे इम्यून सिस्टम जर्म्स से लड़के मजबूत होता है। बिल्कुल, वैसे ही बच्चे चुनौतियों का सामना करके मजबूत बनते हैं। अब अगर उन्हें हर चुनौती से बचा लेंगे तो वो असली दुनिया के लिए तैयार कैसे होंगे? सही बात है। और दूसरा कारण जो शायद ज्यादा डायरेक्ट है? दूसरा कारण है बच्चों को ऑनलाइन दुनिया में जरूरत से कम सुरक्षा देना। अब देखिए, 2010 से 15 के बीच क्या हुआ? स्मार्टफोन सस्ते हुए, सबके हाथ में आ गए, 4G इंटरनेट आ गया और इंस्टाग्राम जैसे विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एकदम से पॉपुलर हो गए। इंस्टाग्राम 2010 में आया, 2012 में फेसबुक ने खरीदा और फिर तेजी से फैला। तो अचानक से क्या हुआ कि टीनेजर्स, जिनकी उम्र दिमागी और इमोशनल तौर पर बहुत सेंसिटिव होती है, उन्हें एक ऐसी डिजिटल दुनिया में डाल दिया गया जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। और ये दुनिया जानबूझकर ऐसी डिज़ाइन की गई है जो आपका ध्यान खींचे, आपको एडिक्ट बनाए और लगातार एक सोशल प्रेशर बनाए रखे, तुलना का, परफॉर्मेंस का। तो ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, रियल वर्ल्ड में ओवर प्रोटेक्शन और वर्चुअल वर्ल्ड में अंडर प्रोटेक्शन। ये तो वाकई खतरनाक मिक्सचर लगता है। अच्छा, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिमाग पर कैसे असर डालते हैं, खासकर टीनेजर्स के। क्या ये उन्हें एक तरह से रीवायर कर देते हैं? हाँ, रीवायर शब्द शायद गलत नहीं होगा। देखिए, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कुछ छूट जाने का डर। बिल्कुल, ये टीनेजर्स में बहुत ज्यादा होता है। उन्हें लगता है हर पल ऑनलाइन रहना जरूरी है, वरना दोस्तों की बातें, ट्रेंड्स, इवेंट्स सब मिस हो जाएगा। फिर वो लगातार नोटिफिकेशंस आते हैं, लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं। ये सब दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं। डोपामाइन वो केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, रिवॉर्ड जैसा लगता है।
तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्लॉट मशीन काम करती है। अच्छा, कैसे? आपको पता नहीं होता कि कब आपको इनाम यानी लाइक या कमेंट मिलेगा, तो आप बार बार फोन चेक करते हैं उसी उम्मीद में। ये एक एडिक्शन का पैटर्न बना देता है। ओह, और ये सब कब हो रहा है? जब टीनेजर्स का दिमाग बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। दिमाग का जो फ्रंट पार्ट है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, नतीजों के बारे में सोचना, इन सब के लिए जिम्मेदार है, वो इस उम्र में पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। हाँ, वो तो 20s तक डेवलप होता रहता है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी दौरान दिमाग की वायरिंग, मतलब न्यूरॉन्स के कनेक्शंस मजबूत होते हैं, माइलिनेशन होता है। ये प्रोसेस अनुभवों से गाइड होता है। अब अगर इस नाजुक दौर में दिमाग को लगातार सोशल मीडिया की छोटी छोटी तेज उत्तेजनाएं और सोशल प्रेशर मिलता रहे, तो ये उसके डेवलपमेंट के पैटर्न को बदल सकता है। मतलब? फिर डेवलप होते हैं जैसे एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गहरी दोस्ती निभाना उनकी जगह स्क्रीन ले लेती है। इससे अटेंशन स्पैन कम हो सकता है, गहरी सोच में मुश्किल आ सकती है और रियल लाइफ सोशल इंटरैक्शन मुश्किल लग सकता है। और ये पैटर्न बड़े होने पर भी रह जाते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 16 साल से पहले सोशल मीडिया नहीं। समझ गया। तो मतलब टीनेज जो सीखने और बढ़ने का टाइम है, वही दिमागी तौर पर इन प्रभावों के लिए सबसे वल्नरेबल भी है। क्या सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जैसा असर डालते हैं या उनमें भी फर्क है? उनमें काफी फर्क है और ये समझना बहुत जरूरी है। हर प्लेटफॉर्म का डिजाइन अलग है, उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है, तो उसके रिस्क भी अलग तरह के होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, वो मुख्य रूप से विजुअल है, फोटोज, वीडियोस, तो वहाँ सोशल कंपैरिजन मतलब सामाजिक तुलना बहुत ज्यादा होती है। खासकर लड़कियों में ये देखा गया है कि वो लगातार अपनी लाइफ, अपनी बॉडी की तुलना दूसरों की एडिटेड, परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरों से करती हैं। और रिसर्च बताती है कि इंस्टाग्राम का ज्यादा यूज लड़कियों में बॉडी इमेज इश्यूज, सेल्फ एस्टीम में कमी और डिप्रेशन के लक्षणों से जुड़ा है। और टिकटॉक, वो तो आजकल बहुत ही पॉपुलर है, उसका क्या असर है? टिकटॉक जो है वो छोटे, तेजी से बदलते वीडियोस के लिए जाना जाता है। उसका मेन रिस्क है अटेंशन स्पैन पर। आपको बहुत जल्दी जल्दी डोपामीन हिट्स मिलते हैं, तो किसी एक चीज पर लंबे टाइम तक फोकस करना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग मजाक में या चिंता में इसे ब्रेन रॉट भी कहते हैं। ब्रेन रॉट, दिमागी सड़न? हाँ, मतलब ये कि वो गहरी सोच और एकाग्रता को शायद कमजोर करता है, और इसकी लत लगने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एल्गोरिदम आपको वही दिखाता जाता है जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। अच्छा, और स्नैपचैट के बारे में भी सुनते हैं, खासकर क्योंकि उसमें मैसेज गायब हो जाते हैं। हाँ, स्नैपचैट में जो मैसेज और फोटो गायब हो जाते हैं, वो इसे रिस्की बिहेवियर के लिए ज्यादा मुफीद बना सकता है। मतलब टीनेजर्स शायद ऐसी बातें या फोटोज शेयर करने में कम हिचकिचाएं जो परमानेंट रिकॉर्ड ना हो। ओह, ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने, बेचने या फिर सेक्सुअल कंटेंट शेयर करने के लिए भी होता है। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के मामलों में भी इसका नाम आता है, जहां बच्चों को उनकी प्राइवेट तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल किया जाता है। और क्योंकि इसमें अजनबियों से जुड़ना भी आसान है, तो वो रिस्क भी है। और गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे डिस्कॉर्ड या रोब्लॉक्स, जहां चैट भी होती है। डिस्कॉर्ड और रोब्लॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जहां बच्चे गेम खेलते हुए या कम्युनिटीज में बात करते हैं, वहां मेन खतरा होता है अनजान अडल्ट से संपर्क का। इन जगहों पर अपनी पहचान छुपाना आसान होता है, तो बच्चे अनजाने में प्रेडेटर्स के संपर्क में आ सकते हैं। तो बात यह है कि हर प्लेटफॉर्म के अपने यूनिक रिस्क्स हैं। यानी हर ऐप का अपना एक अलग तरह का साइकोलॉजिकल या सोशल रिस्क है। सबको एक ही तराजू में तोलना ठीक नहीं, लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि शायद ये जनरेशन कमजोर नहीं हो रही, बल्कि डिजिटल दुनिया के लिए नए तरह के स्किल्स सीख रही है। क्या हम पुरानी पीढ़ी वाले उन्हें गलत समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और सच कहूं तो 10-12 साल पहले जब ये डिजिटल नेटिव्स वाली बात चली थी, तब ऐसी उम्मीदें थीं भी। सोचा गया था कि टेक्नोलॉजी के साथ बड़े होने वाले बच्चे शायद ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ज़्यादा स्मार्ट होंगे या किसी और तरह से बेहतर होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही थी। लेकिन पिछले दशक का डेटा और जो असलियत हम देख रहे हैं, वो इस उम्मीद को सपोर्ट नहीं करता। हम देख रहे हैं कि फेस टू फेस बात करने की स्किल्स कम हो रहे हैं, आई कांटेक्ट करने में झिझक बढ़ रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, नींद की प्रॉब्लम, ये सब बढ़ी हैं। यहाँ तक कि जो नॉर्मल रिस्क टेकिंग होती है टीनेज में, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना, डेटिंग करना, उसमें भी कमी आई है। पहले इंटरनेट शायद लोगों को अपनी हॉबीज की कम्युनिटीज ढूंढने में मदद करता था, जो अच्छा था। लेकिन आज का जो एल्गोरिदम वाला सोशल मीडिया है, वो अक्सर
परफॉर्मेंस, दिखावा और इमोशनल रिएक्शन बढ़ाने पे फोकस्ड है, ना कि गहरे इंसानी कनेक्शन पर। तो आंकड़े सिर्फ अलग हैं वाली थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि कई एरियाज में गिरावट दिखा रहे हैं। ये सब सुनने में काफी गंभीर है। तो फिर सवाल उठता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए? खासकर पेरेंट्स और सोसाइटी क्या कर सकती है? देखिए, जो एक्सपर्ट्स इस पर काम कर रहे हैं, जिनका काम काफी प्रभावशाली रहा है, उनका मानना है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल विल पावर की बात नहीं है। ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है जिसे काफी हद तक टेक कंपनियों ने अपने फायदे के लिए डिजाइन किया है। तो इसका समाधान भी कलेक्टिव लेवल पर ही करना होगा। उन्होंने बेसिकली 4 नियम सुझाए हैं जिन्हें हमें एक समाज के तौर पर अपनाने की जरूरत है। 4 नियम क्या है वो? पहला नियम है, हाई स्कूल से पहले बच्चों को स्मार्टफोन ना दे, मतलब लगभग 14 साल की उम्र तक। अगर जरूरत है तो एक बेसिक फोन या स्मार्ट वॉच दे सकते हैं जिससे कॉल या मैसेज हो सके, लेकिन उसमें इंटरनेट ब्राउजर और सोशल मीडिया एप्स ना हो। ओके, स्मार्टफोन नहीं 14 तक। उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स का क्या? क्योंकि असली खिंचाव तो वहीं होता है। बिल्कुल। तो दूसरा नियम इसी से जुड़ा है। 16 साल की उम्र से पहले बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की इजाजत ना दे। 16 साल, ये शायद उसी ब्रेन डेवलपमेंट वाली बात से जुड़ा है जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, बिल्कुल। टीनेज ब्रेन सोशल प्रेशर, तुलना, इमोशनल उतार चढ़ाव के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। उन्हें इस सब से बचाना उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब इसको लागू करने के लिए शायद कानूनों की भी जरूरत पड़े, जैसे एज वेरिफिकेशन को स्ट्रिक्ट करना, लेकिन पेरेंट्स और स्कूल कम्युनिटीज मिलकर भी इसे एक नॉर्म बना सकते हैं। तीसरा नियम था स्कूलों को फोन फ्री बनाना। ये सुनने में तो बड़ा कदम लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ऐसे कहीं किया जा रहा है? ये तीसरा नियम है और ये बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। स्कूलों को पूरी तरह फोन मुक्त बनाया जाए, मतलब स्कूल के अंदर, क्लास में, लंच ब्रेक में कहीं भी फोन का इस्तेमाल ना हो। बच्चों को दिन में 6-7 घंटे स्क्रीन से ब्रेक मिले। इसका फायदा? फायदा ये कि वो पढ़ाई पर बेहतर फोकस कर पाते हैं और सबसे जरूरी, वो एक दूसरे से असल में बात करते हैं, खेलते हैं, जुड़ते हैं। दुनिया भर में जहां भी इसे लागू किया गया है वहां बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अच्छा, और ये चौथा नियम, ये शायद उस ओवर प्रोटेक्शन वाली समस्या का हल है, बच्चों को असल दुनिया में वापस लाना। एकदम सही। चौथा नियम है, बच्चों को वास्तविक दुनिया में ज्यादा आजादी, खेलने और जिम्मेदारी उठाने के मौके दें। उन्हें घर से बाहर निकलने दें, दोस्तों के साथ बिना निगरानी के घूमने फिरने दें, पार्क में खेलने दें, छोटी मोटी चीजें खुद खरीदने दें, उम्र के हिसाब से छोटे मोटे काम करने दें। मतलब उन्हें थोड़ा रिस्क लेने दें। हाँ, उन्हें गिरने दें, छोटी मोटी चोट लगने दें, आपसी झगड़े खुद सुलझाने दें। इससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं, वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ पेरेंट्स का बदलना काफी नहीं है। स्कूलों को ज्यादा प्ले टाइम देना होगा, कम्युनिटीज को बच्चों के खेलने के लिए सेफ जगह बनानी होंगी, और शायद कुछ ऐसे कानून भी बदलने होंगे जो पेरेंट्स को डराते हैं बच्चों को अकेले बाहर भेजने से। ये एक पूरी पीढ़ी के बचपन को रीबैलेंस करने का कलेक्टिव एफर्ट है। यार सुनने में मैजिकल तो लगते हैं, पर इन्हें लागू करना वाकई एक बड़ी सामाजिक चुनौती होगी। आगे देखते हुए क्या टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे कोई और नई चुनौतियां दिख रही हैं? हाँ, बिल्कुल। एक बड़ी चिंता जो अब उभर रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI चैटबॉट्स को लेकर। कंपनियां अब ऐसे खिलौने बना रही हैं जिसमें AI चैटबॉट लगे होंगे, जैसे बात करने वाली बार्बी डॉल जिसमें चैट GPT जैसी टेक्नोलॉजी होगी। बात करने वाली बार्बी? जी, और ये दावा कर सकते हैं कि वो बच्चों के अकेलेपन के साथी बनेंगे। लेकिन इसका खतरा क्या है? कहीं उन्हें असली इंसानी रिश्तों से और दूर तो नहीं कर देगा? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा है। बच्चे इन AI साथियों से इमोशनली अटैच हो सकते हैं और शायद उन्हें असली दोस्त बनाने और उनके साथ रिश्ते निभाने में और मुश्किल हो। वो शायद इंसानी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज से, उतार चढ़ाव से बचना सीख लें। और फिर इन AI चैटबॉट्स का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। वो बच्चों को गलत या नुकसानदायक बातें भी सिखा सकते हैं। मेटा जैसी कंपनियां तो खुलकर कह रही हैं कि वो ऐसे AI बनाना चाहते हैं जो लोगों का अकेलापन दूर करें। कितनी अजीब बात है कि उन्हीं कंपनियों ने सोशल मीडिया से इस अकेलेपन को बढ़ाने में रोल निभाया है। हाँ, ये तो विडंबना है। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ एक और सोशल डिवाइड का खतरा भी जुड़ा है। बिल्कुल। एक और चिंता असमानता बढ़ने की है। जो ज्यादा पढ़े लिखे, साधन संपन्न परिवार है, वो शायद इन नई टेक्नोलॉजीज के खतरों को जल्दी समझ लेंगे और अपने बच्चों को बचाने के लिए कदम उठाएंगे, जैसे स्क्रीन टाइम लिमिट करना, फोन फ्री स्कूल चुनना, बच्चों को ज्यादा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना। लेकिन जो कम साधनों वाले परिवार हैं, जिनके पास शायद ये ऑप्शन या जानकारी न हो,
उनके बच्चे इन टेक्नोलॉजीज के नेगेटिव इफेक्ट्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल रह सकते हैं। इससे बच्चों के डेवलपमेंट और फ्यूचर में गैप और बढ़ सकता है। इसीलिए स्कूलों और सरकारी पॉलिसीज़ का रोल और भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि हर बच्चे को, चाहे उसकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, एक सेफ और हेल्दी बचपन मिल सके। तो आज हमने देखा कि कैसे पिछले एक दशक में बचपन का पूरा तजुर्बा ही नाटकीय ढंग से बदला है। रियल वर्ल्ड में ओवर प्रोटेक्शन और ऑनलाइन वर्ल्ड में अंडर प्रोटेक्शन का ये अजीब सा मिक्स, खासकर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के फैलाव के साथ मिलकर हमारी युवा पीढ़ी की मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। लेकिन हाँ, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। प्रॉब्लम की जड़ें समझ में आ रही हैं और सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं जिन पर अब काम शुरू हो रहा है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया यूज पर क्लियर लिमिट्स लगाना, स्कूलों को फोन फ्री बनाना और सबसे ज़रूरी, बच्चों को रियल वर्ल्ड में खेलने, एक्सपीरियंस करने और इंडिपेंडेंट होने के ज़्यादा मौके देना, ये ठोस कदम है। पर ये सिर्फ पेरेंट्स की लड़ाई नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगा जिसमें स्कूल, कम्युनिटीज, पॉलिसी मेकर्स सबको अपना रोल निभाना होगा। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के बचपन को किस तरह से रीशेप कर सकते हैं ताकि वे टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी बैलेंस बनाकर बड़े हों और रियल वर्ल्ड में कामयाब हों। आज आप अपने या अपने आसपास के युवाओं की डिजिटल आदतों को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक छोटा रियल कदम उठा सकते हैं?